हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। यहाँ हम आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स मतलब जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसी का सीरीज पढ़ा रहे थे, जिसमें कि मैंने स्टार्ट किया था एसएससी सीजीएल 2020 मतलब 2020 के प्रीलिम्स में आए हुए सारे शिफ्ट के सारे 25 मैथ्स के क्वेश्चन। ओके, तो अभी तक हम आपको लगभग 8 शिफ्ट पढ़ा चुके हैं। ये हमारा नवा शिफ्ट है, मतलब 17 अगस्त का ये थर्ड शिफ्ट है, जिसमें कि हम 25 क्वेश्चन आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। और दूसरा क्या है कि इस सारे वीडियोस का जो आपको लिस्ट है मतलब प्लेलिस्ट है, वो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां आप जाके सारा वीडियो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि 100 कंसेप्ट जो मैथमेटिक्स का है वो मैं जो आपको पढ़ाने वाला था वो भी मैंने पढ़ा रखा है। आपको उसका भी प्लेलिस्ट इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो मैंने लिया है ना, जो भी कंसेप्ट लिया है वो वैसे कंसेप्ट है जिससे एसएससी लगातार क्वेश्चन कर रही है। ठीक है, तो यही इतना ही था बात। दूसरा क्या है कि जो क्वेश्चन हम करते हैं, आपको मैं हर एक वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन करता हूँ मैं तो पहले आप वो भी क्वेश्चन आप खुद भी कर लिया करो, पॉज करके, तब जाके फिर क्या किया करो, रिज्यूम करके फिर देखा करो कि मैंने उसे कैसे अटेम्प्ट लिया है। ओके, तो चलिए हम आज का क्लास बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ओके ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या रहा है पहले वो देखते हैं। ठीक है, आप देखो क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4000 और दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार हुआ। ठीक है, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो उधार ली गई राशि बताइए। ठीक है, आप समझो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ कि किसी ने कुछ प्रिंसिपल मतलब कुछ अमाउंट लिया होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, वो उसे 2 इंस्टॉलमेंट में चुका रहा है, मतलब I1 और I2। ये समझ में आया आपको, I1 और I2? अब अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में चुका रहा है। अब मतलब हो गया कि पहले इंस्टॉलमेंट वो 4000 रुपए दे रहा है और दूसरे इंस्टॉलमेंट वो 7700 रुपए दे रहा है। ये समझ में आया। लेकिन आपको एक और चीज यहाँ पे अच्छे से क्लियर से बता दिया कि 10% वो रेट चुका रहा है। ठीक है, 10% की रेट से उसने लिया है। अब देखो, एक तो है कि इसका 2 तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, दूसरा चीज, एक चीज और आप ध्यान रख लो कि आज जो है शाम में मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी आपको डाल दूंगा कि किस तरह से इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हम सीआई मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई साधारण ब्याज में किस तरह से उसको बनाते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो 5 से 10 मिनट का 2 क्वेश्चन लेके मैं समझा दूंगा कि उसको किस तरह से हम अटेम्प्ट लेते हैं। तो अभी मैं इसे जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कैसे। अब मैं कह रहा हूं कि ये मान लो I1 कुछ ये लिया है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर P हम मान लेते हैं प्रिंसिपल P ही रहा होगा। ठीक है, तो हमको बताओ कि अगर ये इंस्टॉलमेंट दो इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करता तो इसका अमाउंट जो है, समझिए मेरी बात, इसका अमाउंट 2 साल बाद कितना होता। तो आप जानते हो कि सर अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100। आर आपका कितना है 10, तो 10/100 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, तो ये क्या है, कितने साल का बोल रहा है आपको कि 2 साल में, एक साल फर्स्ट ईयर यहाँ है और दूसरा साल यहाँ है, इसके पावर 2 करोगे। ठीक है, ये अमाउंट होता, समझ गए। अब आपको बनाना कैसे, देखिए आपको क्या बनाना है कि इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि लास्ट वाला जो होता है ये I2 है आपका ना, इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट, उसको आप यहाँ पे लिख लो I2 प्लस। अब मान लो कि ये जो है, आप समझिएगा मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ जो इंस्टॉलमेंट इसने दिया है 4000, वो उस समय नहीं देता तो उसको क्या कितना देना पड़ता। अगर ये नहीं देता तो आपको इसको जो है इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 10% जोड़ के इसे वो चुकता करना पड़ता अगले साल। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये I1 नहीं देता तो इसे क्या करना पड़ता कि 4000 रुपए का यहाँ पे चुकता करना पड़ता। मतलब क्या है इसका अर्थ, इसका अर्थ है कि इसे I1 का I2 तो देना ही पड़ता, लेकिन अगर ये I1 यहाँ इंस्टॉलमेंट नहीं लगाता, अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो इसको क्या करना पड़ता I1 का 1 प्लस R/100 इसे देना पड़ता। मतलब कि खुद 4000 और 4000 पे इंटरेस्ट 10% भी, मतलब कि I1 का 1 प्लस R/100 मतलब 10/100 रुपए इसे देने पड़ते। ये समझ में आया? ठीक है, आप ये समझिएगा। यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट होता तो क्या करना पड़ता। देखिए ये तो जस्ट 1 साल बाद का था, अगर मान लो एक और कोई इंस्टॉलमेंट होता वो कितने साल बाद, 2 साल बाद चुकता करता, तो 2 साल का उसमें जोड़ के हम इसको
जो वहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट होता है, मतलब यहाँ मैं कह रहा हूँ ये इंस्टॉलमेंट होता है, उसका हम क्या करते हैं कि 10% दो बार उस पे हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं और उसको जाके I2 में ऐड करते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पे क्या करना है, लास्ट का लिखना है और I1 के बाद जस्ट कितना साल का गैप है, 1 साल का, तो I1 into 1 plus 10/100। अब देखो प्रिंसिपल तो मुझे पता है ही नहीं, मैं लिख लेता हूँ P इंटू ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 1, 100 प्लस 10 110 इंटू 110 होगा कि नहीं होगा, बाई 100 इंटू 100। क्लियर? बराबर, ध्यान से देखना, I2 है कितना 7700 प्लस, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, देखिए 7700 प्लस I1 कितना है आपका 4000, ठीक है, इंटू देखिए 100 प्लस 10 110/100। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो कैसे कैसे कटेगा देखिए, ये 0 0 गया, ये 0 गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये दोनों 0 गया, यहाँ से ये गया। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया, P इंटू, ठीक है, 11 इंटू 11/100 ये बचा, बराबर ये 7700 और यहाँ से देखो 11 चौक 4400, 7700 प्लस 4400, ठीक है। 11 से ये कटेगा, 11 से 77, 11 से कटेगा 4 बार, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया देखिए, P इंटू 11/100 बराबर कितना आ गया 7 4 1100, ठीक है। तो 11 से कितना बार कटेगा 100 बार में, तो P कितना आ गया बताओ, तो 100 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10,000। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 10,000, कहाँ के ये आंसर है। क्लियर? अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। ये तो था कि आपको मैंने बेसिक तरीके से समझाया कि अगर कैसे कैसे हम इसको करके करेंगे। मतलब मेरा कहना है कि अगर यहाँ मान लीजिए कोई और 3 इंस्टॉलमेंट होता तो ये तो I1 इंटू इतना करते ही, या मान लो I0 होता तो हम इसको क्या करते, यहाँ पे I0 लिखते, चूंकि ये 2 बार के बाद 2 साल बाद ये जाके जमा करता है, इसे इसलिए इस I0 पे हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता, मतलब 1 प्लस R/100 का कितने साल के बाद जमा करते, तो 2 साल बाद, तो 2 लगाते। ये क्लियर हुआ? अगर इस तरह से रहता तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते, इसका अलग सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के बता दूंगा। क्लियर? ठीक है, तो आप उसी वीडियो में इसका दूसरा मेथड भी देख लेना, मैं आके बता दूंगा वहां पे, आप उस वीडियो को आज जरूर देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, त्रिभुज एंगल ABC में P और Q क्रम से AB और AC के मध्य बिंदु है। तो करते हैं पहले इसको, देखिए ये बड़ा सा ट्रायंगल मैंने बना लिया है, AB और ये रहा C, ठीक है। ABC, P और Q ABC के मध्य बिंदु है, मतलब यहाँ P और यहाँ Q, P और Q, लेकिन बोल रहा है मध्य बिंदु, मतलब ये दोनों बराबर हैं और ये भी बराबर है। क्लियर? तो देखिए यहाँ हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, देखिए जैसे ही मध्य बिंदु होता है, जैसे ही मध्य बिंदु होता है तो आप जानते हो कि BC बराबर ये PQ का डबल हो जाता है, मतलब 2PQ हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1:1 रेशियो में बटा है, तो इसका जो साइड्स का रेशियो का 1:2, मतलब दोनों ट्रायंगल का, जो दो ट्रायंगल सिमिलर है APQ और ABC, उस दोनों ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होगा वो होगा 1:2, इसलिए ये डबल हो जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, यदि PQ पर कोई बिंदु R है, क्या है, R है, यहाँ आप R डाउन कर दो यहाँ पे, ठीक है, R है, तो आपको बोल रहा है ये PR और RQ 3:5 रेशियो में बटा हुआ है, 3:5 रेशियो, मतलब यहाँ 3 और इधर 5 है। अब आगे क्या बोला है, आपको बोला कि QR 20 है, QR है कहाँ भाई, एक मिनट, हाँ देखिए QR ये है ना, QR ये, इसको बोल रहा है ये 20 है, मतलब ये जो है 5 का वैल्यू क्या है 20 है, तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा 4, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 चौक 20, तो 3 इंटू 4, तो 4 तिया 12, मतलब ये 12 और ये 20 है। अब बताओ PQ बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 10 30 तो 32 हो गया। तो आपसे बोल रहा है कि BC की लंबाई बताएं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 32, तो 32 दूना 64, 64 कहाँ है, ये समझ गए ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको कैसा लगता है हमारा ये क्लास, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, और जो भी देख रहे हैं आप जरूर इसे लाइक कीजिए, ठीक है। शेयर करोगे तो और लोगों के पास ही पहुंचेगा, उन्हें भी इससे फायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है कि A और B केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो एक वृत्त हम पहले ड्रॉ
डाउनलोड कह रहे हैं, सॉरी, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब क्या बोल रहा है कि वृत्त के बाहर एक P बिंदु है, तो यहाँ P कर लेते हैं। ठीक है, PAM और PBN क्रमशः A और B जो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो PAM यहाँ से जाएगा, इसको ऐसे टच करते हुए ये टच करवा दो। ठीक है, PA इसे मान लो M। ठीक है, और एक है PBN, तो PBN नीचे की तरफ यही टच करते हुए जाएगा, मान लो ये PBN। क्लियर? ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला कि दीर्घ चाप AB पे, तो AB का ये लघु चाप है, इधर वाला ये जो पार्ट है ये इसका लघु चाप है, दीर्घ चाप की तरफ पे Q स्थित है, मतलब यहाँ कहीं Q है। क्लियर? अब देखो फिर क्या बोला, आपको बोल रहा है QAM 58 डिग्री है, QAM मतलब ये वाला डिग्री है, ये पूरा 58, और इसको भी मिला दो तो ये हो जाएगा QBN। तो पहले देख लेते हैं QAM कितना बोला आपको, ये बोल दिया 58 डिग्री और ये बोल दिया आपको 50 डिग्री, और बीच में कहीं सेंटर O है। तो आपको बोल रहा है कि बताइए APN कितना होगा, APB, तो आपको ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल कितना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बनेगा कैसे उसको देखते हैं। ओके, ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं कि जब भी ये ऐसा दिख रहा है तो हम ये जान रहे हैं कि यहां से अगर OA को जोड़ दूं और OB को जोड़ दूं, ठीक है, देखो तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो किसी ट्रायंगल पे, सॉरी किसी सर्किल पे अगर एक लाइन जा रही है, यहाँ जब मिलाते हैं इसको सेंटर से, तो ये कितना करता है 90 डिग्री बनाता है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना, और ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। अब आप बताओ इसको मैं अगर मिला दूं यहाँ से, देखो यहाँ से, समझ गए? तो आपका ये क्या हो गया रेडियस, ये और ये बराबर हो गया, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। क्लियर? तो आप देखना चाहिए, ध्यान से समझना। तो अब अगर ये 90 डिग्री है तो पूरे लाइन पे कितना 180 होना चाहिए, इधर भी 90 होना चाहिए, अगर ये 90 होना चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 58, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपका 32 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में ये जो OA है और OQ बराबर है, तो एंगल भी बराबर है। समझ गए? दूसरा देखो, यहाँ भी ये क्या होना चाहिए, ये पूरा कितना 90 डिग्री, तो इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि यहाँ 50, ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये पूरा एंगल, ये जो पूरा बन रहा है, देखना ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 40 3 70 2 72 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब आप एक चीज जानते हो कि यहाँ मान लो कोई ये अगर कॉर्ड है, ठीक है, जितना यहाँ एंगल बनाती इसका आधा यहाँ बनाती, या फिर हम अपोजिट कह सकते हैं, ये अगर थीटा बनाती तो यहाँ 2 थीटा बनाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप मुझे बताओ कि अगर ये 72 बना है ये पूरा, तो यहाँ कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 144, क्योंकि 72 का डबल बनेगा सेंटर पे, देख रहे हो ना, जितना यहाँ बनता है उसका डबल यहाँ बनता है, तो ये 72 हो गया 144 हो गया। अब आपको पता है ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो 90 90 तो ये 180 हो ही गया, और पूरा एक ये जो देखो ये वाला ये क्या है क्वाड्रेटल है, 180 190 90 180 यही हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल मिला क्या हो जाएगा 180, ये अगर 144 है तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसका और भी तरीका आप अपने तरीके से आप इसको बनाना और मुझे बताना कि सर किस तरह से आपने उसे बनाया है। ठीक है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आया आपका सरलीकरण। सरलीकरण आप जान ही रहो कैसे बनेगा। देखो पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फिर इसके साथ डिवाइड होंगे, मतलब 7/16, और ये डिवाइड है तो इंटू लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई होकर अपोजिट हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो 5/2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, इसमें फिर क्या होगा, देखो फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा 4/5 से, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ 1/3 इंटू 5/8, और ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 प्लस 3/4। सही है? अब देखो 5 से 5 गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपका आ जाएगा 7/2 माइनस 2 चौके 8, तो 5/12 प्लस 3/4। आप एलसीएम ले लो 12, 2 छक 12 7 छक 42 माइनस 5 प्लस 4 तिया 12 3 तिया 9, तो 9 माइनस 5 4 हो गया, 42 4 46/12। जब काटोगे तो क्या आ जाएगा 23/6। आंसर कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा यहाँ देखो क्या कह रहा है आपको। ठीक है, एक मिनट, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इतना बराबर 3, तो आप यहाँ कह सकते हो सर कि साइन स्क्वायर
2x माइनस 10 डिग्री बराबर हो जाएगा सर 3/4। जब स्क्वायर इधर आएंगे तो रूट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन 2x माइनस 10 डिग्री बराबर √3/2। क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ के रूट बनेगा, तो रूट में जाएगा तो √3/2। अब बताओ साइन कितने का वैल्यू जो है √3/2 होता है, तो आप बोलोगे सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू। इसको बराबर कर ले तो 2x माइनस 10 बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 × 70/2 मतलब 35 डिग्री। ये हो गया। अब अच्छे से ध्यान देना, मतलब यहाँ 35 हो गया, समझ गए। अब देखो यहाँ पे x माइनस 5 है, तो 35 माइनस 5 ये भी 30 डिग्री बन जाएगा, 35 माइनस 5 तो ये भी 30 डिग्री बन जाएगा। क्लियर। ठीक, नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x, तो 35 दिया 105, 105 में से 15 गया तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको पुट करके देख लेते हैं। अब देखो साइन 30 डिग्री के पावर 4 है, तो साइन 30 कितना, तो 1/2, 1/2 के पावर 4 मतलब 4 बार गुना होगा तो 1/16। क्लियर। ठीक है, प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 के पावर 4 तो कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, 4 बार √3 मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या हो जाएगा 9 और नीचे 2 4 बार होगा तो 16। ठीक है, 1 माइनस 2 इंटू साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू cos 90 कितना होता है 0, ये तो पूरा 0 ही हो गया, ये पूरा 0, 1 में से 0 गया, ये पूरा क्या हो गया 1 आ गया, तो ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले को जोड़ दो तो 9 1 10/16, 2 से काट दो 5, 2 से काट दो 8, 5/8। आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 3। समझ गए ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। आपको मैंने कहा है कि चूंकि हमको क्या चाहिए 2x² माइनस x में, तो मतलब को x² में चाहिए, तो x² में लाने के लिए इस पूरे को हमको x² से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। करो तो करते हैं, तो अगर x इधर डिवाइड करते हैं इधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड LHS और RHS दोनों में। इधर जब करते हैं तो मुझे मिलता है 4x² बराबर 5 माइनस 1/x²। क्लियर। देखो अब इसको इधर लेके आओ, तो 4x² प्लस 1/x² बराबर 5। क्लियर। ठीक, देखो अब इसको कैसे हम ये करें मैनेज करें, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये है आपका 2x का होल स्क्वायर, देखना अच्छे से, प्लस ये क्या है आपका 1/x का होल स्क्वायर। सॉरी हमको चाहिए माइनस में, माइनस चाहिए ना, तो हम यहाँ प्लस नहीं, हम क्या लेंगे प्लस नहीं लेके हम क्या करेंगे माइनस, माइनस a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b बराबर, तो जितना इधर माइनस किया उधर भी माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ कितना माइनस किया x कट जाएगा, मान लो ये x कट जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 4 किया, इधर भी माइनस 4 क्योंकि एडिशनल किया, ज्यादा किया है। ठीक है, ये पहले से था नहीं, तो इधर अगर माइनस 4 किया है तो RHS में भी जाके हमको माइनस 4 करना पड़ेगा। तो ये पूरा इक्वेशन क्या बना बताओ। आप बोलोगे सर 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आ गया सर 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि 2x माइनस x बराबर आ गया 1। ठीक है, अब इसको आप करो रेशनलाइज करो, तो कहोगे सर तो 2x² माइनस 1 बराबर x आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ 2x², देखो यहाँ x आएगा तो x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इसलिए मैंने पहले ही कर लिया है 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0, इसका अर्थ इसका वैल्यू कितना हो गया 0, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यही आपसे पूछा था, देखो ये दोनों सेम। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न ग्राफ में 2020 में ABCDE 5 विभिन्न कंपनियों की मोटरसाइकिलों की मांग और उत्पादन दिखाया है। मांग किससे दिखा रहा है आपको ब्लू कलर से, उत्पादन को ऑरेंज कलर से, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, अब आपको कह रहा है कि कंपनी ABCDE के मोटरसाइकिलों की कुल उत्पादन, तो जितना भी ABCDE 5 था, 5 कंपनी, उसका जो है कुल उत्पादन बोला, तो पहले उत्पादन जोड़ लेना। ठीक है, और 5 वर्ष के दौरान देखना 5 वर्ष सभी कंपनियों के मोटरसाइकिलों की कुल मांग, तो देखो पहले ऑरेंज वाला सब जोड़ लोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा उत्पादन। ठीक है, फिर देखो और 5 वर्ष के सभी कंपनियों के मोटरसाइकिलों की कुल मांग, तो मांग मतलब आप ब्लू को जोड़ लेना, तो नीचे मांग लिख लेना। ठीक है, का अनुपात ज्ञात करें, तो इसका आप अनुपात ऐसे करके बटे कर लेना। ठीक है, यहाँ जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये कोई अनुपात नहीं है। ठीक है, ओके, या फिर आप इसको अगर अनुपात मानते हो तो इसका अर्थ 52% का अर्थ होगा 52/100।
मतलब आपका हो जाएगा, तो 4 से काट दो, 13/25 आंसर आना चाहिए। ठीक है, 13/25। था इसको जोड़ के देखना क्या 13/25 आता है, हम जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो 40, 3 4 3 7 1 8, 8 7 15, 150, 150 और 75 कितना हो जाएगा 225, 225 और 40 265, ये हो गया। ठीक है, उत्पादन आ गया। मांग देख लेते हैं, 4 85, 85 5 90, 5 140, 200, 250, नीचे आ गया आपको 250। तो 5 से काट के देखो, 5 25 सही है ना, 5 दिया 15, 5 25 5 दिया 15 बटे 5 25 50, 53/50 आ रहा है। ठीक है, तो 53/50 आ रहा है, ये तो कुछ इसके बराबर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें कुछ भी उस तरह का ऑप्शन दिया नहीं है। ओके, तो आप इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अनुपात पूछा था, आपका ये नहीं आ रहा क्योंकि 13/25 आना चाहिए था। तो अगर यहाँ 13/25 आना चाहिए था ना, यहाँ 13 दूना 26 होना चाहिए था। अगर यहाँ 26 आ जाता तो आंसर आपका आ जाता। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, आप भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन, क्वेश्चन शॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये देखो क्या कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि जब कोई आयु कुछ रहता है रेशियो में, फिर 2 साल 3 साल बाद कुछ और हो जाता है, तो वो हम देखते हैं। तो पहले बोला कि ए और बी, देखिए ध्यान से, ए और बी। ठीक है, पहले जो इसका रेशियो था 7:8, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 था। अब 6 साल बाद, मतलब 6 साल बाद, देखो यहाँ से 6 साल बाद +6 हुआ, तो यह अनुपात कितना हो गया 8:9। इसमें मैंने क्या कहा है आपसे, हमेशा बोला कि आप जरूर चेक कर लिया करो, इसके बीच का जो डिफरेंस है सेम होना चाहिए। 7 में से 8 गया 1 और यहाँ से गया, तो डिफरेंस सेम है। तो आप अब क्या करना है, चेक करना है। तो 7 से 8 हुआ है, मतलब 1 का गैप है, लेकिन ये 1 का गैप किसके बराबर बोल रहा है, 6 के बराबर हुआ है। यहाँ 1 आया, रेशियो में 1 इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ है 6। तो 1 का वैल्यू 6 है, तो बताओ 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 6 42, मतलब वर्तमान में ए की आयु क्या है 42, और वर्तमान में, ठीक है, बी की आयु क्या है 8 6 48। लेकिन आगे देखिए क्या कहा है, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु बताइए। तो ए की वर्तमान आयु क्या है 42, इससे 10 ज्यादा है कौन, सी, तो क्या हो जाएगा सी, 42 10 52, तो ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्या बोल रहा है कि उम्मीदवारों की कुल संख्या दे दी आपको 7500। ओके, 7500 में से ये 3 4 5 उम्मीदवार है। ठीक है, टी पी क्यू आर एस टी, ये 5 उम्मीदवार है। ठीक है, 5 उम्मीदवारों की कुल संख्या में से कितना मिला है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, तो 5 विभिन्न संस्थानों से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल उम्मीदवार, देखो क्या है कि 7500 कुल उम्मीदवार थे। ठीक है, उसमें से ये 5 कॉलेज है, 5 कॉलेज में से कितना कितना परसेंट में सब बटा है, मतलब 7500 में से 20% उम्मीदवार किसके हैं, पी के हैं। 7500 में से 30% किसके उम्मीदवार हैं, क्यू के हैं। इसी तरह से आपको दिया हुआ है, और फिर बता दिया कि टोटल जो उम्मीदवार पास हुए 4000, और उन 4000 को भी इस तरह से हम बांटे हैं। 18% पी जो है 18%, मतलब 4000 का 18% पी से उत्तीर्ण हुआ है। लेकिन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है संस्थान क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो संस्थान क्यू से बोल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संस्थान क्यू में आखिर कितने उम्मीदवार सम्मिलित हुए, शामिल हुए, उसको नीचे रखेंगे, और कितने क्यू से उम्मीदवार पास हुए उसको ऊपर रखेंगे 2200, सॉरी इंटू 100 करेंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ, देखो क्यू से उत्तीर्ण उम्मीदवार मतलब क्यू से पास वाले, क्यू टोटल इंटू 100, सही किया ना। देखिए अब देखिए, क्योंकि पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो क्यू से बताइए पास कितने हुए हैं, तो 4000 तो टोटल था पासिंग वाला, लेकिन क्यू से कितना पास हुआ 24%। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4000 का 24% जो है ये लोग क्यू से पास हुआ। ठीक है, बाई टोटल आपको चाहिए, बताइए टोटल कितना सम्मिलित हुआ था 30%, लेकिन किसका 7500 का, तो 7500 इंटू 30/100 इंटू अब 100 कर दो तो मुझे मिल जाएगा, परसेंटेज 0 गया। ठीक है, अब देखिए कुछ कटेगा, हाँ कटेगा भाई, ये 0 से 0 गया, 3 से 8 जाएगा। ठीक है, 0 से ये भी 0 गया, क्लियर। मैं रेड कर लेता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। देखिए अब यहाँ बच गया आपको 700, 7500 था ना, तो ये भी कट ही गया। ठीक है, अब बच गया 75, तो 5 से काटेंगे तो 15, 5 8 40। ठीक है, 5 दिया 15, 5 दूनी
10, 8 64 और कटेगा क्या, 64 दूना 4 दूना 8, 6 दूना 1220 बटे 3। ये तो ज़्यादा हो रहा है, कहीं कुछ कम कट गया क्या, देख लेते हैं। देखो यहाँ से अच्छे से मैं फिर से काट के देख लेता हूँ। ये 0 0, ये दोनों तो 100 गए थे खुद से, ठीक है। यहाँ से 0 मैंने काटा था, यहाँ का गया था, यहाँ से काटा तो 1 गया था 0। अच्छा 1 0 और बाकी था 30 यहाँ था, ठीक है। तो ये 2 बार में होगा और ये 3 बार में। 8 8 64 दूना 8 8 64 दूना 4 दूना 8, 6 दूना 1280 बटे 3। तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो बच गया 2, 3 छक छक, मतलब 42.7 के आसपास आपका ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है आपका, हाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके अच्छा, ये किस तरह क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले भी कहा कि इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। इस इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे ही करके हमको एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे। ऐसा भी क्वेश्चन हम पहले भी आपको अलग शिफ्ट में आया हुआ है, उसको मैंने पिछले क्लास में करवा रखा है। एक बार फिर से करते हैं। देखिए हमको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। हम सबको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ से 12x आएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा -12x। अब बताओ यहाँ पे x है तो ये क्या होना चाहिए था, देखो इसको मैं बाद में सेट कर देता हूँ आपको प्लस, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो गया। देखो क्या है 9y² तो 9y², और यहाँ से क्या हो जाएगा -24y, -24y, तो 24y उधर जा क्या हो जाएगा +24y। कोई दिक्कत नहीं, प्लस थोड़ा जगह छोड़ दूं 4z², ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा 12 दूना 24z, उधर जाके हो जाएगा -24z बराबर, चूंकि यहाँ 88 है इधर आके +88 होने वाला है, ठीक है। तो 88 किस तरह से बटेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। देखो यहाँ क्या है x², ठीक है। यहाँ 2ab होना चाहिए, तो 2 × x हो गया a, अब b क्या होना चाहिए 6, तो 6 छाके देखो 2ab, तो जो b है वो बाद में b² के रूप मानना चाहिए, 6 छाके 36 हो गया। समझ में आया। यहाँ क्या है 3y का होल स्क्वायर है, तो पहले इसको 2ab में बदलो, ठीक है। 2 × a मेरा क्या है 3y इंटू क्या 3 दूना 6 चौक होना चाहिए, तो ये चूंकि ये मेरा b है इसका स्क्वायर भी लग जाएगा 4 चौक 16। अब देखो ये क्या है 2z का है, तो इसको भी हम 2ab में तोड़ेंगे, तो देखो 2 × a मेरा क्या है 2z इंटू 2 दूना 4, तो 6 होना चाहिए, तो 6 छाके 36। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो मैंने इरेज कर लिया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो तो अब यहाँ देखो आप 88 पूरा की नहीं पूरा, देखो 36 16 और 36, 6 तिया 18 और 3 1 4 3 7 1 8, 88 पूरा गया। यही 88 जो है कुछ पार्ट 36 यहाँ आके मैनेज हुआ, कुछ यहाँ आके, कुछ यहाँ आके, तीनों मिलके मैनेज हो गया। अब देखो कैसे, ये किसका हो गया स्क्वायर बताओ, ये हो गया x - 6 का होल स्क्वायर सॉरी, ये कितना हो जाएगा 3y + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 2z और -6 का होल स्क्वायर। अब आपको मैंने बोला था पिछले क्लास में भी कि चूंकि ये सब स्क्वायर्स है तो सब पॉजिटिव नंबर है, और सारे पॉजिटिव नंबर का सम तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। वो तभी हो सकता है जब सारे पॉजिटिव नंबर 0 हो जाए, मतलब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0। तो सबको जब 0 के बराबर करेंगे तो x - 6 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा -4/3, और इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो 2z = 6, तो z = 3। क्लियर हो गया, ठीक। अब आप उसको पुट कर दो, तो आपको बोला क्या है, देखो यहाँ पे x तो 6 - 3 × y क्या बोला है आपको -4 है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +4/3, और फिर है प्लस z कितना है 3, तो 3 से 3 कटेगा तो 6 4 10 3 13। आंसर कौन सा देगा ऑप्शन नंबर 30, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 11th नंबर। देखो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप एक चीज जानते हो कि tan थीटा × cot थीटा बराबर क्या होता है 1, ये जानते हो अच्छे से, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा चीज क्या जानते हो कि sin स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी इंटू नहीं होता है, यहाँ होता है आपको प्लस, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos बराबर
1 होता है, मतलब थीटा थीटा बराबर, एंगल बराबर होना चाहिए, तो ये हो जाता है। ठीक है, आप बताओ, और एक और चीज और आप जानते होंगे कि 10, ठीक है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। क्लियर है, यही हमें चेंज करा। देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 90 के अंदर ऐसा क्या लिखूं जो इसके बराबर हो जाए। ठीक है, 10 90 माइनस इसको लिख दो, तो माइनस में ये थीटा लिख दो, 60 माइनस थीटा। ठीक है, हम देखते हैं 10 90 माइनस 60 थीटा क्या हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 सॉरी मैंने ये गलत कर दिया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं जो 10 इतना आ जाए। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कॉट, ठीक है, कॉट क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस ये 60 माइनस थीटा कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री प्लस थीटा लिख दो। देखो ये आएगा, ठीक है, सही लिखा है मैंने, कॉट 90 डिग्री माइनस ये करूंगा तो ये 60 माइनस थीटा आ जाएगा। अब आप ये देखो 90 माइनस, नहीं सॉरी आज मैं गलत कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। रुकिए, यहाँ मैंने गलती किया, यहाँ कॉट नहीं होना चाहिए था, यहाँ लिखना था मुझे 10। ठीक है, ये देखो 10 लिख लेते हैं। ठीक है, देखो 10 हो गया, 10 90 माइनस इतना करूंगा तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ, लेकिन हम ये जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा, मतलब 90 के अंदर जो एंगल होता है वो क्या बन के बाहर आता है, बाहर बन के आता है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा, लिख सकते हैं नहीं इसको। 10 90 माइनस अगर इतना थीटा लिखूंगा तो चूंकि ये अगर सॉल्व करोगे जब आप, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो मैंने इस दोनों को सही लिखा है। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। ओके, तो ये जो कॉट थीटा और ये 10 इतना थीटा, दोनों का एंगल बराबर है कि नहीं, हाँ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके 1, तो ऊपर सिर्फ क्या बन जाएगा, √2। ओके, नीचे देखो, यहाँ भी जस्ट अगर इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, मतलब अगर यहाँ मैं लिख दूं साइन, मतलब मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ साइन, देखो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा, क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, और ये जब सॉल्व होगा तो क्या ये बन के आएगा, तो बोलोगे सर हाँ, तो साइन इतना का वैल्यू कितना होता है, ये आप जानते हो कॉस होता है। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा ये आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है, तो नीचे आ जाएगा 1, तो कुल मिलाकर आंसर आपका क्या आ गया, √2। तो ये आपको बस कन्वर्ट करने आना चाहिए, तो इस तरह से जब भी दिखेगा तो आप अच्छे से समझ जाना कि ये जरूर कन्वर्ट होगा। ओके, तो जब कन्वर्ट होगा तो हम इस तरह से इस सारे फॉर्मूलाज को यूज करके इसको हम बना सकते हैं। अब चलते हैं हम 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ, 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन रहा, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 12th क्या कह रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि k का अधिकतम मान, सॉरी ठीक है, क्या कह रहा है आपको, k का अधिकतम मान और k का जो न्यूनतम मान है। ठीक है, देखो आपको क्या कह रहा है कि k का जो अधिकतम मान और k का जो न्यूनतम मान है उसका आपको क्या करना है, उसके वर्गों का योगफल चाहिए। तो लेकिन k आखिर किस कंडीशन पे होगा, तो बोल रहा है कि ये जो है नंबर आपको 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल के क्या नियम है कि सारे डिजिट्स का सम, मतलब अंकों का जो योग होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जोड़ो तो 4 5 9 प्लस 0 9 9 8 17 2 19, सही है, 5 4 9 और 9 8 17 2 19 प्लस के। ओके, अब बताओ के की जगह मैं सबसे मिनिमम क्या रखूं जिसके बाद ये 3 डिविजन हो जाए, तो 19 से जस्ट ऊपर कौन होता है जो 3 डिविजन हो, तो बोलोगे 21, तो के क्या होना चाहिए 2। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर के 2 होना चाहिए तो और आगे और क्या क्या होगा जो पॉसिबल हो सकता है, 21 के बाद कौन सा नंबर 3 डिविजन होता है, 24, फिर 27, फिर 30। ठीक है, आप देखते हैं 24 होने के लिए के को क्या होना चाहिए 5, ठीक है, 27 होने के लिए इन सब का सम 27 होने के लिए आप बोलोगे सर 8, 30 होने के लिए 11, तो ये कोई डिजिट तो हो ही नहीं सकता, के तो ऑलरेडी क्या है डिजिट है, तो छोटा कौन हो गया 2 और बड़ा कौन हो गया ये, तो इसके स्क्वायर का सम चाहिए, तो 2 दूना 4 प्लस 8 64 4 68, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है 800 कर्मचारी हैं, पूछा मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने कर्मचारी हैं,
तो 800 इंटू मार्केटिंग का है, ये देखो 22%, तो 22/100। 100 से कितना बार कटेगा, 8 बार में, 8 में 176, 176। बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन था, आप देख लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, थर्ड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके हम थीटा लाएंगे और उसी थीटा को यहाँ पुट करेंगे। देखते हैं सॉल्व करके, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप जानते हो अच्छे से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चूंकि यहाँ 5 साइन स्क्वायर है तो इसको 5 कॉस स्क्वायर दे देते हैं, तो कितना बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखो आगे 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 बराबर 0। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। समझ गए। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 6 बराबर 0। तो प्लस 5 और माइनस 6 माइनस 1 बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। और कॉस थीटा बराबर इसके पावर 1 रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2। अब बताओ थीटा कॉस कितने थीटा पर 1/√2 होता है, तो आप बोलोगे सर थीटा बराबर 45 डिग्री। आपको थीटा पता चल गया 45। आप देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉसेक 45 कितना होता है, √2 प्लस 10 गुना 1। सेक 45 कितना होता है, √2 माइनस 1। अब इसको क्या रेशनलाइज कर दो, इसको नीचे कर देते हैं √2 प्लस 1 से और ऊपर कर देते हैं √2 प्लस 1 से। ये दोनों जब सॉल्व होगा तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 1। तो ऊपर क्या रूट के अंदर क्या बच गया, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये रूट है तो ये हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, √2 प्लस 1। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं ये देखो कितना आसान क्वेश्चन। आपको क्या बोला है, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, मतलब कॉर्ड है, ऐसे कर लूं 10 सेंटीमीटर की ये लंबी जीवा है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर, 10 की। वृत्त से केंद्र की दूरी मतलब 12 सेंटीमीटर स्थित है। मान लो ये है वृत्त के केंद्र और यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर है। आप जानते हो जब इस पे परपेंडिकुलर होता है ये हाफ हाफ बन जाता है, ये 5 हो गया। आप बताओ ये कितना हो जाएगा, आप जानते हो ये 90 डिग्री है, तो 5 है ये, तो ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। तो वृत्त के व्यास की लंबाई, तो ये r बराबर 13 है, तो डायमीटर कितना हो, जिसका डबल 13 दूना 36। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पे है। मतलब तो पहले ये देखो कि ये हो गया आपका क्या चीज, सर्कल। सर्कल में ही आपका क्या रखा हुआ है अंदर, सॉरी ये यहाँ टच हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से अब क्या कह रहा है, जिसके शीर्ष जो है, मतलब शीर्ष किसका, वर्ग का शीर्ष जो है किस पे है, वृत्त पर स्थित है। लेकिन वृत्त का जो है, सॉरी जिसके शीर्ष वृत्त पर स्थित है और वृत्त का जो त्रिज्या है वो 5 है, तो ये 5 और ये 5, मतलब कुल मिला के इस वृत्त का डायगोनल या फिर कहें विकर्ण हमको 10 हो गया। ये पूरा कितना हो गया, 10 हो गया। और आप जानते हो कि एक स्क्वायर में, वर्ग में एक साइड क्या होता है, बराबर होता है सारे साइड, ए हो गया। और आप अच्छे से ये जानते हो अगर ये a है और ये a है तो ये कितना होता है, a√2, ठीक है। और एरिया क्या होता है वृत्त का, सॉरी वर्ग का, तो बोलोगे a स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है एरिया, a स्क्वायर, ठीक है। आप बताओ a√2, तो a√2 किसके बराबर हो गया, 5 5 10 के बराबर हो गया। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर इंटू 2 बराबर 10 नहीं के 100, 2 से कटेगा 50। आपको a स्क्वायर ही चाहिए था, आंसर कितना आ गया, 50। तो जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो गया, 50। क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर साइड पूछता क्या हो जाता है, a बराबर 10/√2, तो मतलब ये हो जाता है 5√2, ठीक है। चलते हैं अब आगे, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये है आपका 17 नंबर, ओके। हाँ तो देखते हैं इस क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है। देखो एक मिनट, हाँ आपको कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः इतना है, ठीक है। मतलब CP 720 है, ओके। और आपका जो है CP इतना दिया हुआ और MP कितना दिया हुआ है, बताओ, ये 900 दिया है। क्लियर। अब देखो अब वो क्या कह रहा है कि जब इसे X% की छूट पे बेचा जाता है,
छूट पे। छूट किस पे मिलेगा आपको, किस पे, अंकित मूल्य पे मिलता है। कितने परसेंट का छूट, x% का छूट। तो बताओ अगर ये इतना है तो छूट मिलने के बाद SP क्या हो जाएगा बताइए आप। तो SP हो जाएगा 900 इंटू, ध्यान से देखना, x% का छूट बोल रहा है, कितना में बिकेगा उसी को तो SP कहते हैं। तो x% की छूट मतलब क्या हो गया कि 100 माइनस x बटे 100। क्या मैंने गलत लिखा है, आपको समझ में आ गया ना। ठीक, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर। तो ये मेरा हो गया SP। अब देखना अच्छे से, ये तो हो गया आपकी किसकी तरफ से SP, किसकी तरफ से SP हो गया, ये आपको MP की तरफ से। MP अगर मेरा 900 है तो SP कितना हो जाएगा, 900 का 100 माइनस x बटे 100। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। तो इतना परसेंट का लाभ होता है। तो आप बताओ लाभ किस पे होता है, तो आप बोलोगे सर CP पे लाभ होता है। कितने पे लाभ होता है, CP पे। और CP पे जो लाभ हम निकालते हैं तो CP प्लस लाभ करते हैं तो वो क्या मिलता है, SP। तो देखना अच्छे से, तो 5x/3 का 100 का 5x/3% हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे हम लिखते हैं, निकालेंगे कैसे, SP निकालेंगे। 720 CP इंटू 100, चूंकि लाभ हो रहा है तो प्लस में करेंगे जितना परसेंट का मुझे लाभ हो रहा है, तो 5x/3/100। ठीक है, जितने का नुकसान हो रहा था मतलब CP पे जितना छूट मिल रहा था 100 माइनस x की, जितने का लाभ हो रहा है यहाँ की, तो CP पे लाभ होता है। तो यहाँ से SP से CP आए, सॉरी MP से हम SP आए और यहाँ CP से SP आए, दोनों आता है। और दोनों चूंकि SP बराबर होने चाहिए तो दोनों को मैंने बराबर कर लिया। आप बताओ किन की चीजों से ये कटेगा। अब इसको आप बस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो 100 से ये 100 जाएगा, ठीक है, ये आपको कटेगा 0 से 0 किया, 9 8 72 और 9 10 90, 4 से सॉरी 2 से कटे 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब देखो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में, ठीक है, तो 4 इंटू 100 400। फिर देखो यहाँ से 4 इंटू 5 5 चौक 20 x बटे 3, और इधर से देखो 5 से मल्टीप्लाई इधर होगा, ये क्या हो जाएगा 500, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस 5x। क्लियर हो गया। अब देखो ये 400 उधर जाएगा 500, तो 400 500 माइनस 400 कितना हो जाएगा 100, और ये 5x माइनस 5 उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 20x/3 प्लस 5x, ये बन गया। अब इसको जोड़ दो, 5 या 15, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35x बटे 3 बराबर 100। क्लियर। तो 5 7 35, 5 से काटोगे तो 20 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, x बराबर हो जाएगा 20 या 60 बटे 7, 7 8 56 4 बटे 7, तो 8.4/7 x हो गया आपका। तो जो आपको बोल रहा था x%, तो वो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8.4/7। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 18th नंबर क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 है, ठीक है, MP आपको बोल दिया कि कितना दिया हुआ है भाई 240। वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का छूट देने के बाद, 18% के छूट देने के बाद, तो बताओ SP कितना हो जाएगा। अगर MP पे हम कितना पर 18% छूट देते हैं तो कितना हो जाएगा 240। अभी जस्ट आपको बताया था 100 में से 18 घटा दो, जितना का छूट मिलता है, तो आपका हो जाएगा 82/100। ये हमारा हो गया SP। लेकिन आपको क्या कह रहा है, वस्तु को बेचता है तो उसे भी 23% का लाभ होता है। जब 240 पे हम छूट देते हैं ना, उसके बावजूद मेरे को जो है 23% का लाभ हो रहा है, तो हम कहते हैं कि CP हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पे CP आप 100 मान लो, ठीक है, तो 100 पे अगर 23% लाभ होता है तो SP कितना हो जाएगा 100x मान लो, सर 100x मान लो, ठीक है। तो अब बताओ कि 100x पे अगर 23% का लाभ होता है मतलब 23x का लाभ हुआ, तो टोटल SP कितना हो जाएगा, तो जितना CP है उसमें लाभ जोड़ दो, तो 100x प्लस 23x कितना हो जाएगा 123x, और ये भी SP है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। मैं फिर समझाता हूँ कि CP अगर 100x है तो 100x पे अगर 23% का लाभ है तो लाभ कितना हो गया 23x, तो मेरा SP जो विक्रय मूल्य वो क्या हो जाएगा 100x में हम लाभ जोड़ देंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो वो मेरा हो जाएगा SP। तो दोनों SP को मैंने क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब बताओ 41 दूना 41 दिया, ठीक है, 3 से कटेगा 3 8 24 80 बार में, अब देखो 100 उधर जाएगा तो 100x हो गया बराबर 160। आपको क्या पूछ रहा था, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP पूछ रहा था। CP मेरा है कितना 100x, इसलिए मैंने इस 100 को नहीं काटा, तो 100x बराबर क्या हो गया 160, तो आंसर क्या हो जाएगा 160। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये देखिए क्या कह रहा है आपको, ठीक है। आपको कह रहा है किसी कक्षा में 40 छात्रों के औसतन 45 थे, तो टोटल 40 छात्र थे और जिसके औसतन कितने थे, 45। क्लियर हो गया। अब देखो लेकिन 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 देखो क्या बोल रहा है। अब क्या हुआ, उससे कुछ गलतियां हो गई। क्या गलती हुई, देखिए यह पाया गया कि दो दो स्थानों पर, दो जगह जब हम 40 छात्रों के औसत 40 छात्रों के अंक जोड़ रहे थे ना, औसत अंक निकालने के लिए, तो उस अंक में एक गलती क्या हो गया कि 25 को मैंने 35 पढ़ दिया। मतलब क्या कहना, समझ में बरत, मतलब हम 10 ज्यादा लिख दिए, 25 को अगर हम 35 पढ़ लिए, मतलब 10 ज्यादा, 25 लिखना था लेकिन हम 35 लिख दिए, ठीक है। तो 10 ज्यादा लिख दिया। आगे देखो क्या बोल रहा है, और एक स्थान पर 38 को 32, तो लिखना था 38, समझिएगा मेरी बात, लिखना था 38 लेकिन मैंने क्या लिख दिया, 32। तो यहाँ मैंने क्या किया बताओ, 38 को मैंने 32 लिख दिया, तो -6, मतलब 6 कम लिख दिया। तो आप बताओ यहाँ 6 कम लिखे हैं और यहाँ 10 ज्यादा लिखे थे, एग्जैक्ट में कितना ज्यादा लिखे थे, आप बोलोगे सर 4 ज्यादा लिख दिए, क्योंकि 10 ज्यादा लिखे और एक जगह 6 कम लिखे, तो टोटल ओवरऑल कितना ज्यादा लिखे, 4 ज्यादा लिखे, ठीक है। अब जो हम ज्यादा लिखे थे उसी का फेर है। यहाँ पे क्या फेर है, देखो कह रहा है कि कक्षा के वास्तविक औसत अंक ज्ञात करें। अब वास्तविक औसत अंक निकालने के लिए बताओ मुझे, जितना ज्यादा लिखा तो उसको घटाना पड़ेगा। तो अब मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके 40 थे, तो ये 4 जाके सब पे बढ़ जाएगा। औसत अंक निकालने के लिए हमको 4 का भी निकालना पड़ेगा औसत, तो 4 जाके औसतन सब में जाके क्या हो जाएगा, ज्यादा था तो घट जाएगा। तो बताओ कि आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 माइनस औसत पे लिखा था 45। अब 4 जो है सब पे जाके बट गया, कितने पे बटा है, टोटल 40 छात्रों पे, तो कितना कितना बटा होगा, उसी को तो औसत कहते हैं। तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 40, सही हुआ। तो 4 दहे 40, तो 45 माइनस 0.1, जब 0.1 इसमें से घटाएंगे ये हो जाएगा 44.9, 4.9। लेकिन ये कहीं नहीं था, तो मतलब ये क्वेश्चन, ये आपका आंसर सही नहीं दिया था, आपका 44.9। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए ना क्वेश्चन को, बस यहाँ ऑप्शन गलत था, शायद ये आपको मतलब कि एरर में भी आया होगा और आपने इस पे क्लेम भी किया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी में बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी और डीसी 3:4 है। तो पहले हम बना लेते हैं, ए बी और ये सी। आप क्या कह रहे हैं, बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है, डी यहाँ है भाई, ठीक है। अब ये क्या है, बीडी और डीसी, ये 3:4 है, 3:4 है, ओके, 3:4 है। ध्यान से देखना, कह रहा है एडी पर कोई बिंदु 3 इस प्रकार है, एडी, एडी कहाँ है भाई, ये देखो, एडी पर बिंदु कोई ई इस प्रकार स्थित है कि क्या बोल रहा है, 2:3 है, ए ई 2 ऊपर है 3 है, ये 2:3 बना हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि ईसीडी और क्षेत्रफल ट्रायंगल एई का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अब देखो इसको मिला दो इससे, इसको मिला दो इससे, इसको बनाते कैसे है ध्यान से देखना, ठीक है। आप जानते हो, देखो सुनो मेरी बात, अगर कोई ये पूरा एक ट्रायंगल अगर 10 होता और अगर आपको बोल दे कि 3 और 7 बटा हुआ, इसका बेस का रेशियो 3:7 है, तो आप समझ जाना कि इसी बेस के रेशियो में ये पूरा ट्रायंगल का एरिया बटेगा, इसी बेस के रेशियो पूरा। तो बताओ, तो 3 है तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बेस के ही रेशियो में बढ़ता है। अगर मान लो यहाँ 20 होता और 3:7 होता, तो 7 3 10, 10 का वैल्यू 20 इंटू 2 कर रहे हैं, तो यहाँ 3 दूना 6, 7 दूना 14 हो जाता है, इधर 6 इधर 14। तो बेस के रेशियो में ही एरिया का भी रेशियो, दो ट्रायंगल बनता है जो बढ़ता है ना आधा आधा, वो दोनों उसी रेशियो में भी बढ़ता है उसका एरिया, ठीक है। अब लेकिन बात यह है कि हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया माने क्या। तो अगर मानने की बात होगी ना, समझिएगा मेरी बात, अगर मानने की बात होगी तो हम कहेंगे कि 4 + 3 कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ो, तो 7 इंटू यहाँ रेशियो कितना है 2:3, तो 2 3 5, तो 7 5 35। आप टोटल का ये पूरा ट्रायंगल एबीसी का एरिया मान लो आप 35। क्लियर हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ, ये जो ट्रायंगल है यहाँ देखना, ए बी डी, ये डी है आपका, देखो ए बी डी, तो यहाँ पे क्या होगा, 3:4 के रेशियो में पूरा ट्रायंगल बटेगा। मतलब ये वाला, ध्यान देना, ये वाला और जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला बटेगा। अब बताओ 4 और 3, 4 3 7, लेकिन यहाँ देखो रेशियो कितना, 3 और 4 में बटा हुआ है, यहाँ से 7, 7 का वैल्यू कितना है 35, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 7 का वैल्यू 35, तो 1 का वैल्यू 5। तो बताओ 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 3 15,
ठीक है। ये पूरा 15 एरिया है, ये पूरा ट्रायंगल जो आपको दिया हुआ है, और ये पूरा ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 4 5 20 20 हो गया। ठीक है। अब पूछा किसका एक्सरसाइज, ईसीडी बोला, ईसीडी कहाँ है भाई, ईसीडी ये वाला है। अब देखो, अब देखना यहाँ से ऐसे मैं बांट देता हूँ फिर से, देखो ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये ई है, ये सी है, सॉरी ये डी है, और ये सी है, और ये ए है। क्लियर समझना, ये बटा हुआ 2:3 में, और ये टोटल एरिया कितना है 20। तो 2 3 5, 5 का वैल्यू 20 है। देखो रेशियो क्या है 2:3 में, तो 2 3 5, 5 का वैल्यू कितना है 20 है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। हमको पूछा है इसका, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। आप समझ जाओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12। समझ गए, तो आपका एक तो समझ में आ गया कि ईसीडी जो है इसका वैल्यू कितना हो गया 12 बटे। अब मुझे एईबी, एईबी कहाँ है भाई, तो ये वाला है, देखिए ये पार्ट ए। ठीक है, इसको भी मैं साइड में बना के दिखा देता हूँ। ये ई है आपका, ये ए है, ये बी है, और ये डी है। ठीक है, आपको बता दिया 2:3 में, लेकिन ये पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये पूरा ट्रायंगल देखो ये ए बी डी का ये 15 है, तो 3 कितना रेशियो में बटा हुआ है 2:3 में। अब बताओ 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 3। लेकिन यहाँ क्या है, इसका हमको चाहिए, तो 5 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू 3, तो 2 का वैल्यू कितना, 2 इसके बेस पे है, 2 तिया 6। तो आपका ए बी कितना हो जाएगा 6, तो 12 बटे 6, तो डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2:1। आंसर कौन सा जो ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं। आपको बोल रहा है कि 2014, देखिए संस्थान ए बी सब जगह है, ए को हम ब्लू से दिखा रहे हैं और बी को हम रेड से। कह रहा है आपको, ठीक है, कि 2014, 16 और 18 के दौरान संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, 14 कहाँ है, ये है, तो 2014 में बी बोल रहा है। ठीक है, तो बी में 225 और 16, 14 2 16 375 और 18 225। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 2 5 1 6 2 825, ये कितना हो गया 825। ठीक है, 5 वर्षों के दौरान ए में नामांकित कुल छात्रों की संख्या के कितना परसेंट है। तब आपको देखो ये 3 बोला है बी के बारे में, और 5 वर्ष का बोला है कि जो ए का आएगा टोटल संख्या जो नामांकित हुए हैं उसका ये कितना परसेंट है, इनरोल हुआ है उसका कितना परसेंट है। तो ए का टोटल जोड़ लो, अगर जोड़ेंगे तो 0 हो गया, तो 6 5 11 11 8 19 19 6 25 के 5 बाकी 2 और 2 2 4 2 6 3 9 2 11 1 12 1250 इंटू 100 हो जाएगा, यही परसेंटेज आ जाएगा। तो 50 सॉरी 25 चौक सही है ना, 2 से 25 2 2 ना 4 और कटेगा, 25 से कटेगा 8 32 से 33 33 2 ना 66%, कहीं है 66, ये हो गया आपका 66%। समझ गए ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये देखो क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कहता है, फिर मैं आप बताता हूँ कितना आसान है क्वेश्चन। कह रहा है 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को करने में 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक समझ गए, 5 में से 5 में से कोई एक व्यक्ति इस कार्य को करने में कितना दिन का समय ले सकता है, 20 दिन का। समझ में आया, 5 में से एक व्यक्ति। क्लियर, फिर देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, फिर अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल हो जाता है। ठीक है, पहला दिन एक आदमी, दूसरे दिन एक और जुट गया 2 आदमी, प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल हो गया, तो अगले दिन 3 आदमी, क्योंकि 2 में एक और जुटेगा 3, 3 से एक जुटेगा 4। पांचवें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखते। जैसे ही 5 दिन हुआ, 5 दिन में 5 आदमी, एक दिन में एक आदमी, दूसरे दिन 2 आदमी, तीसरे दिन 3 आदमी, चौथे दिन 4 आदमी, 5वें दिन 5 आदमी। उसके बाद से हर दिन 5-5 आदमी काम करना चालू करते हैं, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए हम कहते हैं कि टोटल काम कितना है, बताओ। टोटल वर्क बराबर नंबर ऑफ पर्सन इनटू एफिशिएंसी इनटू डे। समझ गए, ये होता है टोटल वर्क, कितने लोग थे इनटू एफिशिएंसी इनटू डे। तो हमको क्या बोला गया कि 5 में से कोई एक आदमी, तो आदमी कितना था, एक। एफिशिएंसी भी हम एक ही मान लेते हैं ताकि सबका एफिशिएंसी सेम रह जाए। हम एफिशिएंसी 2 मान के क्या करेंगे, 2 मानेंगे तो और ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा संख्या हमको मिलेगा। हम एफिशिएंसी भी एक आदमी का एक ही एफिशिएंसी मानते हैं। एफिशिएंसी कितना मान लिया मैंने, 1 इनटू डे कितना है 20, टोटल काम कितना हो गया 20। ध्यान आया, ठीक है। अब देखना
फर्स्ट डे एक आदमी आया, ठीक है। देखो सेकेंड डे 2 आदमी, थर्ड डे नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, ध्यान देना। थर्ड डे 3 आदमी, फोर्थ डे कितना हो गया 4 आदमी, और फिफ्थ डे बताओ कितना हो गया 5 आदमी। क्लियर? अब देखना अच्छे से। तो एक आदमी का एफिशिएंसी क्या है 1 सॉरी, ठीक है। एक आदमी का 1 है, तो हम हर दिन का प्रत्येक दिन का देख रहे हैं। तो पहले दिन कितना आदमी था 1 आदमी, तो वर्क कितना होगा बताओ। एक आदमी एक काम कर सकता है तो 1 ही होगा। दूसरे दिन 2 आदमी था, तो दोनों एक एक काम कर सकते हैं तो 2 ही काम होगा, 1 + 2। मैं वर्क देख रहा हूँ। तीसरे दिन 3, तो 3 जुड़ जाएगा। चौथे दिन 4 आदमी एक काम, एक आदमी एक काम कर 4 आदमी 4 काम, फिर 5, ठीक है। अब देखो कि और कितना काम बाकी रह गया। ये फिफ्थ डे था, ये डे है आपका, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ठीक है। तो कितना काम हो चुका है, तो 2 1 2 3 3 6 4 10 5 15। लेकिन एक और चीज देखो, बाद में क्या बोला, प्रत्येक अगले दिन ऐसा होता है, लेकिन 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं। तो अब जो सिक्स्थ डे होगा, ध्यान दो, उस दिन भी 5 ही आदमी आएंगे। तो आपका टोटल कितना हो गया 15, एक और 5 आदमी आ गए, तो 6 दिन में क्या हो गया 15 5 20। टोटल काम कितना था 20। तो छठे दिन जो 5 आदमी आएंगे काम करने, वो इस काम को, टोटल काम को कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल कितना दिन लगेगा, तो आप बोलोगे सर 6 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा 6 दिन। समझ में आया आपको? ठीक है, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ओके, पहले दिन एक आदमी एक काम, इसी तरह जोड़ते गए, कब 20 काम पूरा होता है देखते हैं। छठे दिन जाके टोटल 20 काम पूरा हो जाता है। तो टोटल कितना दिन लग रहा है 6 दिन लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23, ये तो निहायत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपको देखो, 108 को आप ए मान लो और 92 को आप बी मान लो, ठीक है। तो ऊपर में क्या इक्वेशन बन रहा है, a³ - b³ बाय, देखो ये a² + b² + a। अब a³ - b का फॉर्मूला क्या होता है, a - b अंदर में a² + b² + ab होता है। नीचे भी है ही a² + b² + a। ये दोनों कट गया, a - b, तो a कितना था आपका 108 - b 92, 8 × 9 16। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए अलजेब्रिक का, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी खेल कूद के सामान वाली दुकान में लाल, हरे, सफेद 3 रंगों के टेनिस मौजूद, ठीक है, 3 रंग के। आप क्या कह रहे हैं, देखो सफेद रंग की गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। मतलब व्हाइट और रेड, और फिर और कौन सा कलर है भाई, हरा है, तो ग्रीन। ये 3 तरह के कलर के संख्या, ठीक है, 3 तरह के कलर के जो बॉल है उस दुकान में मौजूद है। लेकिन क्या बोल रहा है, सफेद जो है वो 60% अधिक किससे है, रेड से है, लाल से। तो 100 अगर ये है तो सफेद कितना हो जाएगा 160, ठीक है। अब देखना अच्छे से, अब बोल रहा है हरे गेंद की संख्या सफेद गेंद की संख्या से इतना % कम है। 12.5% का अर्थ कितना होता है 1/8। 1/8 कम है, मतलब 8 में से 1 कम है। समझ गए? तो होगा कितना, देखो ध्यान से। तो 160 इंटू, ठीक है, 160। देखो 12.5% का अर्थ होता है 1/8। तो 8 में से 1 कम है, तो है कितना, आप बोलोगे सर 7/8, ठीक है। देखो ये कमी वाली बात थी कि टोटल 8 है तो उसमें से 1 कम होगा, तो होगा कितना, तो 1 कम होगा, तो 8 में से 1 का मतलब 7 होगा, मतलब 8 में से वो 7 होगा, तो उसको हम लिख दिए 7/8। अब इसको क्लियर कट आप कर सकते हो, 8 दूना 16, तो ये हो गया 160, 100 और 7 दूना 14, 140। 0 0 कटा, मैं रेशियो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14। तो कुल मिला के जो रेशियो आ जाएगा व्हाइट, रेड और ग्रीन का, वो हो जाएगा 8 5 और 7। अब देखो क्या बोला है, यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है, तो मतलब ये तो आपका रेशियो में, कितना रेशियो में जोड़ के देखो कितना होता है, 8 5 13 7 20, लेकिन एक्चुअल में कितना है, ये 120 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 छक 6। आपको बोला है हरी गेंद कहाँ है ये, तो 1 का वैल्यू 6, तो 7 का वैल्यू 7 × 6 42। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। ओके, देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है। उतने ही समय में वो धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि वह धारा की विपरीत दिशा में 24 मिनट तय करता है और धारा की दिशा में
उतनी ही दूरी इतने घंटे में तय करता है तो धारा की चाल बताता है। क्लियर? तो आपको धारा की चाल बता रहा है, क्योंकि देखिए जब धारा की दिशा में जाते हैं, ठीक है, और जब धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं, दोनों में क्या होता है। देखो हम मान लेते हैं नाव की चाल x मान लो और धारा की y मान लो। देखो ध्यान से, ठीक है, आपको बोल रहा है चूंकि 8 किलोमीटर दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है और उतने ही समय में धारा की वजह से वो भी तय कर सकता है। देखो तो समय बराबर होता क्या है, टाइम बराबर, बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम दोनों में बराबर है, टाइम दोनों में क्या है, बराबर है। तो आप जानते हो, ध्यान से देखना, आप जानते हो, या तो हम इसको डायरेक्ट बना के बता दे, देखो जैसे 8 बटे, जब धारा की दिशा में जा रहा है दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, और जब धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो 6 बटे, चूंकि छेद तय कर रहा है, x माइनस वाई, और दोनों समय में टाइम बराबर लग रहा है इसलिए मैंने इसको बराबर कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से x प्लस वाई बटे x माइनस वाई क्या आ रहा है बताओ, ये आ रहा है आपको 8 बटे 6, मतलब 4 बटे 3। क्लियर? अब इसको ऐसे ही रहने दो, समझ गए। अब देखो दूसरा कंडीशन, देखो क्या बोल रहा है कि वह धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है, तो 24 बटे विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई, और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी, देखो प्लस, ठीक है, सही किया मैंने, हाँ ठीक है। देखिए आप, यह क्या मैंने लिखा कि धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है, 24 x माइनस वाई, और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी मतलब 24 ही दूरी जाता है धारा की उतनी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में x प्लस वाई हो जाएगा। तो इतना में करने में उसको कितना समय लग रहा है, 1/3/4, 4 एकाई 4 3 7 बटे 4 समय लग रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये कितना है, इसको अब 4 है, इसको a मान लो, इसको a मान लो, तो 24 बटे 4a बटे 24 बटे 3a बराबर 7 बटे 4। क्लियर हो गया? अब देखो 4 से कटेगा 6, 3 से कटेगा 8, 8 6 14 बटा a बराबर 7 बटे 4, तो 7 दूना 14, तो a बराबर हो गया 8, ठीक है। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा, एक मिनट मैं पेन चेंज कर देखो, तो 4 8 32 और 3 8 24, सही हो गया, 24 और 32 ये आपका हो गया, मतलब ये हो गया दोनों का, x प्लस वाई बराबर एग्जैक्ट में 32 आ गया और x माइनस वाई बराबर 24 है। आपको पूछा क्या, धारा की चाल, धारा क्या मान है, y, तो आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यहाँ से भी इसको घटाओगे तो y, और यहाँ जाएगा तो कितना बचेगा 2y, इसमें से घटाओ कितना बच जाएगा 6 2 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 चौके 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्लास था, मतलब कि आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए शिफ्ट के साथ, ठीक है। अभी तक मैंने 9 क्लास करवा चुका है, अभी मैं टोटल जो है 9 हुआ है, 21 हमें क्लास करने हैं, 21 के बाद ये पूरा शिफ्ट खत्म हो जाएगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नए थे वो सभी आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड लक।